दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक जो दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले सभी सुल्तानों में से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। अरबी, फारसी, गणित, औषधि, तर्क, खगोल शास्त्र जैसे विषयों में महारत हासिल किए हुए था। साथ ही साथ एक बहुत अनुभवी सेनापति भी था, परंतु इतिहास ने उसे मूर्ख, पागल या सनकी की उपाधि दी। हम बात कर रहे हैं मलिक फ़खरुद्दीन जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की। अपने 26 वर्ष के शासनकाल में सुल्तान ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिसके कारण इतिहास ने उन्हें इस प्रकार की संज्ञाएं दी। आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ का पूरा एनालिसिस करेंगे कि सुल्तान ने आखिर ऐसी कौन सी गलतियां की और उन गलतियों में उसकी खुद की गलती कितनी थी। तो आखिर तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। 1325 ईस्वी में सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठा और 1327 ईस्वी के आसपास उसके मन में एक विचार आया कि राजधानी को कहीं और ले जाया जाए। राजधानी परिवर्तन का यह विचार उस समय की परिस्थितियों से जन्मा था। उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों का खतरा हमेशा बना रहता था और मंगोलों की नज़र हमेशा से दिल्ली पर थी। साथ ही साथ दक्षिण का जो साम्राज्य था वहाँ पर सुल्तान की पकड़ कमज़ोर होने लगी थी। वहाँ अक्सर विद्रोह होने लगे थे। उसके स्वयं के भाई गुरशास्प ने भी एक विद्रोह कर दिया था और कुछ विद्वान यह कहते हैं कि वह द्विराजधानी बनाने के विचार में था। अब द्विराजधानी क्या होता है? एक राजधानी दिल्ली तो थी ही, साथ ही साथ दक्षिण पर नियंत्रण करने के लिए वह एक ऐसी जगह देखना चाह रहा था जहां से वह दिल्ली को भी संभाल सके, साथ ही साथ अपने दक्षिण के राज्य को भी नियंत्रित कर सके। जब सुल्तान ने अपना विचार उलेमा और अमीर वर्गों के सामने रखा तो उन्होंने बड़ी सोच विचार के बाद एक दूसरा विकल्प सुझाया जो था मालवा का उज्जैन। लेकिन सुल्तान देवगिरी में एक राजकुमार के रूप में कई वर्षों तक रह चुके थे। वहाँ की जलवायु, वहाँ के लोग, वहाँ की उपजाऊ मिट्टी से वो पहले से परिचित थे। इसीलिए सुल्तान ने देवगिरी को ही प्राथमिकता दी। इस परियोजना में सुल्तान ने पहला कदम यह उठाया कि देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। अपने सल्तनत के प्रतिष्ठित व्यक्ति, साथ ही साथ अमीर और उलेमा वर्ग को यह आदेश दिया कि वह अपने सारे परिवार के साथ दिल्ली से दौलताबाद का सफ़र तय करे, जो उस समय था लगभग 700 मील यानी 1500 किलोमीटर का रास्ता। आदेश के अनुसार गर्मी के मौसम में यह यात्रा शुरू की गई। सिर्फ उलेमा, अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के परिवार ही दिल्ली से दौलताबाद की ओर गए। रास्ते में हालांकि सुल्तान ने काफ़ी अच्छी सुविधाएं करवा के रखी थी। प्रत्येक 2 मील पर सराय बनवाई थी जहां रहना और भोजन मुफ्त था। दिल्ली से दौलताबाद जाने वाले लोगों के लिए दौलताबाद में बहुत सारी विशेष व्यवस्थाएं करा के रखी थी, जिसमें वहां रहना, आवास और रोजगार की व्यवस्था कर चुका था। साथ ही साथ जो लोग दिल्ली से दौलताबाद पहुंचे उनके लिए विशेष उपहार भी सुल्तान ने दिए। लेकिन रास्ते में हुए कष्टों और मौतों ने उन उपहारों की चमक को फीका कर दिया। लोग यहाँ से दौलताबाद तो चले गए, परंतु कुछ समय बाद उन्हें वहाँ पर अच्छा नहीं लगता था। वह अपने आप को परदेसी महसूस करने लगे। साथ ही साथ वहाँ की जलवायु से भी उनकी तालमेल नहीं बैठ सका। समय बीतता चला गया और 1334-35 ईस्वी में तमिलनाडु के माबर क्षेत्र में एक भीषण विद्रोह खड़ा हो गया। उस विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान को स्वयं जाना पड़ा। उस क्षेत्र में पहले से ही प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। सुल्तान भी उसकी चपेट में आ गया और बीमार होकर उसे वापस दौलताबाद लौटना पड़ा। अब यहाँ पर यह अफवाह उड़ गई कि सुल्तान की मृत्यु हो चुकी है। इस अफवाह का फायदा उठाकर द्वार समुद्र और वारंगल सहित संपूर्ण दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत की पकड़ से छूट गया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। इस घटना के होते ही दिल्ली से दौलताबाद आने का जो मुख्य उद्देश्य था कि दक्षिण भारत पर नियंत्रण करना, वह समाप्त हो चुका था। इसलिए अब दौलताबाद में राजधानी बसाने का कोई अर्थ नहीं था। 1335-37 में यह फैसला हो गया कि लोगों को वापस दिल्ली जाना है। कुछ लोग जो वहाँ बसे थे वहीं रह गए, वापस जाने की उनकी इच्छा ही नहीं हुई। इसी तरह यह परियोजना एक तरीके से असफल हो गई। इस घटना का यदि प्रभाव देखा जाए तो यात्रा की तकलीफ से जनता नाराज़ हो चुकी थी। दिल्ली अपनी चमक धमक और राजसी वैभव को थोड़ा बहुत खो चुका था। साथ ही साथ लोग जो दौलताबाद में बसे थे, थोड़े समय में ही उन्हें वापस दिल्ली ले जाने के लिए आदेश हो गए। यदि हम इस घटना में सुल्तान का मूल्यांकन करें तो हमें पता चलता है कि यात्रा करने का मौसम ही गलत था। गर्मी में की गई यात्रा अधिक कष्टकारी सिद्ध हुई। अगर किसी और मौसम में की जाती तो शायद इतनी तकलीफ़ें नहीं होती। यदि सुल्तान द्विराजधानी बनाना भी चाहते थे तो उन्हें अधिकारियों को यह अधिकार देना चाहिए था कि वो अपनी इच्छा से वहाँ जा सके। आदेश के अनुसार जाने पर वहाँ के लोगों के मन में
वह कार्य के प्रति प्रेम नहीं रहा। अगर वह स्वयं अपनी इच्छा से जाते तो शायद वहां रहकर और अच्छे से राजधानी को बसा सकते थे। एवं सिर्फ अधिकारियों को जाना था, उनके पूरे परिवार को एक साथ ले जाना जहां तक हो ठीक निर्णय साबित नहीं हुआ। दूसरा कदम सुल्तान ने 1329-30 के समय में उठाया। एक विचार जो उनके मन में आया वह था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना। अब प्रश्न उठता है कि सांकेतिक मुद्रा होती क्या है? सांकेतिक मुद्रा वही है जो आज हम यूज़ करते हैं। असली मूल्य कागज़ के नोट या सिक्कों का नहीं होता। असली मूल्य होता है सोना, चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं का। उसी धातु के संकेत के रूप में हम इन नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं। जिस विचार पर आज हम चल रहे हैं वही विचार सुल्तान को 1329 में आया था। हालांकि यह विचार उन्होंने भी किसी से प्रेरणा ली थी। 1260 ईस्वी में चीन के मंगोल शासक कुबलाई खान ने अपने शासनकाल में इस प्रकार के सिक्के चलाए थे और वह भरपूर रूप से सफल हुए थे। अब प्रश्न उठता है कि सांकेतिक मुद्रा जारी करने के आखिर कारण क्या थे? इस समय विश्व में चांदी की भरपूर कमी हो चुकी थी। साथ ही साथ बंगाल की खानों से आने वाली चांदी भी कम मात्रा में आने लगी थी और सबसे मुख्य बात, दक्षिण भारत से मिलने वाला धन संपदा भी अब आना बंद हो चुकी थी। इसी कारण सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा जारी करने का प्रयास किया। उस समय चांदी के सिक्के को टका कहा जाता था। सुल्तान ने टके की जगह तांबे के सिक्के चलाए और दोनों के मूल्यों को एक समान कर दिया। वैसे तो यह विचार बहुत अच्छा था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुल्तान का यह विचार सफल नहीं हो सका? उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण यह है कि सुल्तान ने टकसाल के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा। कोई विशेष प्रकार के प्रतिबंध या नियमावली नहीं बनाई गई। साथ ही साथ सिक्कों के लिए सामान्य तांबे की धातु का प्रयोग किया, जो आम जनता के लिए मिलना भी बहुत सरल था। इसी कारण जाली सिक्के बनने लगे, बाजार में फैल गए। हर सुनार की दुकान एक टकसाल बन चुकी थी। जब विदेशी व्यापारी व्यापार के लिए आते थे तो वह इन तांबे के सिक्कों को लेने से मना कर दिया करते थे। इससे पूरा का पूरा आयात का व्यापार ठप हो चुका था। जब सुल्तान को यह खबर लगी तो उन्होंने 1333 में इन सिक्कों को वापस लेने का आदेश दे दिया। उन्होंने यह कहा कि सांकेतिक मुद्रा के बदले चांदी के सिक्के लौटाए जाएंगे। इस घोषणा से दिल्ली किले के बाहर तांबे के सिक्कों के पहाड़ बन गए थे, जो काफ़ी समय तक वहीं पड़े रहे। यदि इस घटना का प्रभाव देखा जाए तो व्यापार का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही साथ राजकोष के ऊपर भारी भार पड़ा और सुल्तान की छवि खराब हुई, वह अलग से। यदि इस घटना में हम सुल्तान का मूल्यांकन करें तो उन्हें दो बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। सबसे पहले उन्हें टकसाल पर नियंत्रण रखना चाहिए था और दूसरी बात, सुल्तान को इन मुद्राओं को थोड़ा विशेष बनाना चाहिए था, किसी प्रकार का विशेष अंकन या मुद्रण, ताकि आम जनता इसे अपने घर में नहीं बना सके। 2 राजनीतिक अभियानों के बाद सुल्तान ने एक सैनिक अभियान को चुना। 1332 से 34 में सुल्तान ने खुरासान अभियान की घोषणा की। मध्य एशिया का हिस्सा ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान व तजाकिस्तान के कुछ हिस्सों में उस समय का खुरासान फैला हुआ था। अब प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों खुरासान अभियान चलाया गया? सुल्तान एक महत्वाकांक्षी सेनापति था। वह सिकंदर महान से प्रेरित था और अपना साम्राज्य का विस्तार हमेशा से करना चाहता था। साथ ही साथ वह मंगोल आक्रमण के खतरे को भी सुलझाना चाहता था। उस समय खुरासान का शासक था अबू सैयद। सुल्तान ने इस अभियान के लिए त्रिमैत्री संगठन बनाया, जिसमें वह स्वयं, ट्रांसऑक्सियाना का शासक तरमाशरीन और मिस्र का ममलूक शासक अल नासिर था। 3,70,000 की अश्वरोही सेना तैयार की गई, जिनका नाम खुरासान सेना रखा गया, जिसमें दोआब के राजपूत, हिंदू और मंगोल सैनिक भी शामिल थे। उन्हें साल भर का अग्रिम वेतन नगद में दे दिया गया। परंतु जैसे ही सेनाएं तैयार हुई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिस्थितियां बदलने लगीं। तरमाशरीन के चचेरे भाई ने उसे गद्दी से हटा दिया और कुछ समय बाद तरमाशरीन की मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ दूसरी ओर मिस्र और फारस की दोस्ती हो चुकी थी। इस कारण सुल्तान को यह अभियान रद्द करना ही था। इतनी बड़ी सेना को भंग करना एक कठिन कार्य था, इसीलिए उनमें से 1 लाख की सेना को उत्तर दिशा में पहाड़ियों की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भेज दिया गया और 2,70,000 की सेना को भंग कर दिया गया। इससे देश में बेरोजगारी का स्तर एकदम से ऊंचा उठने लगा। यदि इस घटना का प्रभाव हम देखें तो फिजूल के व्यय के कारण राजकोष लगभग खाली हो चुका था। 2,70,000 सैनिक बेरोजगार हो चुके थे, जिससे सेना में निराशा, रोष और बेरोजगारी बढ़ना स्वाभाविक था। इस घटना में यदि सुल्तान का मूल्यांकन किया जाए, इसमें सुल्तान को 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए था।
उन्हें अग्रिम वेतन नहीं देना चाहिए था और नगद वेतन तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए था। उसके बाद जो भी परिस्थितियों का बदलाव हुआ वो सुल्तान के हाथ में नहीं थी। उसी समय के दौरान एक अलग सैनिक अभियान की शुरुआत की गई और नाम था कराचील अभियान। कराचील कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र, कांगड़ा जिला, हिमाचल में बसा एक स्वतंत्र राजपूत राज्य था जहां चीन का अतिक्रमण बढ़ने लगा था। साथ ही साथ यह क्षेत्र दिल्ली के विद्रोहियों की शरण स्थली बन चुका था। इस अभियान को करने के लिए सुल्तान ने अपने भतीजे मलिक खुसरो को 10,000 की नई सेना तैयार करके दी। सेना ने कूच की और जिद्दा नामक स्थान को जीत लिया। सुल्तान ने स्पष्ट निर्देश सेना नायक को भिजवाए थे कि इस स्थान से आगे नहीं बढ़ा जाए, लेकिन मलिक खुसरो जीत से इतना उत्साहित हो चुका था कि उसने सुल्तान के आदेश को नहीं माना और सेना को लेकर तिब्बत की ओर चला गया। बर्फीली ठंड, वर्षा और आखिरकार प्लेग के कारण सारी सेना तितर बितर हो चुकी थी। वह घाटियों पहाड़ियों में इतने आगे निकल गए थे कि जब वह लौट के आने लगे तो वहाँ के निवासियों ने ऊपर से उनके ऊपर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। 10,000 की सेना में से मात्र 10 सैनिक लौट के आ सके, जिनके ऊपर भी सुल्तान का कहर बरपा। उन 10 सैनिकों को फांसी की सज़ा दे दी गई और उनकी जीवन लीला भी समाप्त कर दी गई। इस घटना का यह प्रभाव हुआ कि 10,000 की सेना व संसाधन पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। राजकोष पर भार तो पड़ा ही, साथ ही साथ इस प्रकार की असफलता ने दूसरी सैनिक टुकड़ियों के मन में भी थोड़ी सी निराशा भर दी थी। कि हम यहाँ पर सुल्तान का मूल्यांकन करें तो इस अभियान में सुल्तान का कोई दोष नहीं था। आदेश की अवहेलना मलिक खुसरो ने की थी। हाँ, हम नैतिक जिम्मेदारी के तहत सुल्तान को दोषी मान सकते हैं, परंतु जिस परिस्थिति में सुल्तान था वह कुछ और कर भी नहीं सकता था। इन 4 असफल अभियानों के कारण राजकोष पूरी तरीके से खाली हो चुका था। अब सुल्तान को राजकोष भरने की चिंता थी। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार राजकोष को भरने का सबसे प्रभावशाली तरीका था कर की वृद्धि करना। 1335-36 ईस्वी में सुल्तान ने 5वां कदम उठाया, वह था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करना। दोआब गंगा यमुना के बीच का सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र था, जहाँ की उपज सबसे अधिक हुआ करती थी। सबसे अधिक उपज वाले क्षेत्र में से सबसे अधिक कर लेना यह सुल्तान का विचार था। इस अभियान के तहत सुल्तान ने लगभग 50% की कर वृद्धि कर दी थी। साथ ही उन करों को भी शुरू कर दिया गया था जो अलाउद्दीन खिलजी के काल से बंद थे। सुल्तान ने आदेश दिया कि सख्ती से कर वसूला जाए। अधिकारियों ने खेत की उपज का आकलन करते समय, साथ ही कर को नगद में परिवर्तित करते समय वास्तविक आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया और सारी की सारी गणित सरकारी आंकड़ों के हिसाब से की गई। अर्थात अगर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 10 एकड़ भूमि में 10 कुंटल गेहूं उपजता है, लेकिन वास्तव में 6 कुंटल ही उपजा है, तो सरकार ने उन 10 कुंटल के हिसाब से जो भी कर बनता है वह इन 6 कुंटलों पर लगाया। वैसे ही किसानों की अवस्था इतनी शोचनीय हो चुकी थी, क्योंकि जिस वर्ष कर वृद्धि की गई उसी वर्ष वर्षा नहीं हुई और उत्पादन लगभग न के बराबर हुआ था। इन सब शक्तियों का परिणाम यह हुआ कि किसानों ने खेती करना ही बंद कर दिया। वह विद्रोह करते और जंगल की ओर भाग जाते। भंग की गई खुरासान सेना के सैनिक ज़्यादातर दोआब क्षेत्र के किसान ही थे। वह पहले से ही सुल्तान के फैसलों से नाखुश थे। साथ ही सुल्तान के अधिकारियों ने जब किसानों पर अत्याचार किए तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। वह अधिकारियों को मारने लगे और जंगल की ओर पलायन करने लगे। सुल्तान के आदेश पर सारे जंगल को घेर लिया जाता था और अंदर छुपे हुए किसानों को मार दिया जाता था। इन सारी चीज़ों के कारण दोआब क्षेत्र में कृषि का चक्र टूट गया। किसानों ने खेती करना ही बंद कर दिया और जिससे दोआब जैसा उपजाऊ क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। इस घटना का प्रभाव यदि हम देखें तो दोआब जैसा क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। कृषि चक्र टूट चुका था, किसान मारे गए और जो बचे थे उन्होंने खेती करना ही छोड़ दिया। वर्षा न होने के कारण अनाज की भारी कमी हो गई और अकाल फैल गया। जनता सुल्तान से बेहद नाखुश थी। यदि इस परिस्थिति में सुल्तान का मूल्यांकन किया जाए तो सुल्तान को वास्तविक परिस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए था। यदि उस वर्ष वर्षा नहीं हुई थी तो कर वृद्धि में थोड़ी सी नरमी बरतनी चाहिए थी। अपने अधिकारियों को थोड़ा सरल या अधिक नर्म तरीका अपनाने के लिए हिदायत देनी चाहिए थी। साथ ही साथ विद्रोह को दबाने के थोड़े अहिंसात्मक तरीके, थोड़े आसान तरीकों को अपनाना चाहिए था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन काल में 5 ऐसे बड़े कदम उठाए जिनका परिणाम असफलता ही रहा।
इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक को पागल की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उनका एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ। हालांकि उनकी सोच, उनके विचार समय से आगे के थे, परंतु किसी भी विचार को वास्तविक करने के लिए सही कार्यशैली की आवश्यकता है। शायद सुल्तान कहीं ना कहीं इन्हीं मामलों में धोखा खा गए। उन्होंने अपने अधिकारियों पर विश्वास किया, उन्होंने उन्हें धोखा दे दिया। उन्होंने परिस्थिति पर विश्वास किया, परिस्थिति ने भी उन्हें धोखा दे दिया। कुल मिलाकर सुल्तान के लिए हर एक फैसला उल्टा पड़ता चला गया। एक परिस्थिति को संभालने के लिए यदि वो दूसरा प्रयास करते, वह भी असफल हो जाती। इन्हीं परिणामों के आधार पर इतिहासकारों ने उन्हें पागल, सनकी या मूर्ख की उपाधि दी। पर हम पूरी तरह उनके प्रयासों को नकार नहीं सकते। उन्होंने जो कोशिशें की वह सराहनीय थी। परिणाम निकलना या न निकलना उनके हाथों में हो सकता था, परंतु किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ लॉजिकल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतिहास खोजते रहिए।